हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आप सभी को यहाँ पर जो है ग्राफ और तालिका की जो है व्याख्या और विश्लेषण से संबंधित पूरी कंप्लीट जो है डिटेल बताई जाएगी। यानी कि किस तरीके से ग्राफ और तालिका के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पूरे क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीके के जो भी आपके इस बार की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर ये परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो केवल 20 नंबर अकेले दिलाएगा आपको। यानी कि यहाँ पर जो आपको ग्राफ और टेबल पर जो है अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो प्रश्न आएंगे 20 प्रश्न। 20 प्रश्न क्यों? क्योंकि 2 ग्राफ आएंगे और प्रत्येक ग्राफ में आपको पता है 5-5 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो 2 ग्राफ और 2 तालिका आएंगे जिसमें 5-5 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार दोनों से टोटल जो प्रश्न आएंगे वो 20 क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके लिए आपको कौन कौन से मैथ्स के चैप्टर पता होने चाहिए ये भी सब मैं आपको बताऊंगा, और यहां पर किस टाइप के ग्राफ आपके आते हैं सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन कौन से तरह से ग्राफ आएंगे, तो एक आता है आपका बार ग्राफ, एक आता है आपका पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और तालिका। अभी मैं आपको पहचानना भी बताऊंगा कि कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा बार ग्राफ है, कौन सा पाई चार्ट है, कौन सा लाइन ग्राफ है, कौन सा आपका टेबल वाला ग्राफ दिया गया है। बाकी अगर आपको ये बेसिक चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर आपके लिए ये वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी जिसको नहीं पता है उसके लिए तो मैं एक एक बेसिक पॉइंट यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ग्राफ और तालिका को अच्छे से समझने के लिए आपको मैथ्स में जो है थोड़ा बहुत प्रतिशत पता होना चाहिए, औसत पता होना चाहिए और अनुपात। यानी कि मैथ्स के ये 3 चैप्टर अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, प्रतिशत, औसत और अनुपात, ये 3 चैप्टर अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपके 20 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कौन कौन से ग्राफ होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए एक दंड आरेख या फिर इसे बोलते हैं बार ग्राफ। आप देख सकते हैं यहां पर आपको ये बार दिए गए, जैसे कि ये ब्लू कलर का एक बार दिया गया है। ठीक है, ये यहां पर एक अलग कलर से बार दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर जो है आपको इसमें जो है इस तरह से बार जो है वो प्रदर्शित होंगे, या फिर इसे आप दंड आरेख भी बोल सकते हैं। तो यहां पर अलग अलग कलर से छोटे बड़े बार जो है इस ग्राफ में आपको दिखाई देंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं दंड आरेख या बार ग्राफ। ठीक है, इसमें अलग अलग यहाँ पर जो डिटेल्स है वो मेंशन की जाएगी, जैसे कि 2016, 2017, 18 ये ईयर मेंशन किया गया है और इधर ये सेल्स मैनेज की गई है। ठीक है, यानी कि किस वर्ष जो है कितनी सेल्स हुई इसके बारे में बताया गया। जैसे कि 2016 की बात हुई तो 2016 में यहां पर जो है ये लाख में दी गई सेल। ठीक है, तो 50 लाख सेल हुई। यहाँ पर जो ब्लू कलर का बार दिया गया, ब्लू कलर बार यानी कि 2 कंपनियां हैं ए और बी। ठीक है, तो एक कंपनी ए का ग्राफ है और एक कंपनी बी का ग्राफ है। तो अगर 2016 की बात करें तो यहाँ पर ए कंपनी ने 50 लाख की सेल की और बी ने जो सेल की है वो 40 और 50 यानी कि लगभग 45 लाख की सेल यहाँ पर की है। तो अलग अलग कंपनियों के ग्राफ यहाँ पर ये दिए गए हैं, अलग अलग बार के द्वारा इनको प्रदर्शित किया गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं दंड ग्राफ या फिर इसको यहाँ पर बोला जाता है बार ग्राफ। तो इस तरीके से यहां पर इसको आप पहचान पाएंगे कि कौन सा ग्राफ है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा होता है आपका वृत्त ग्राफ या फिर इसे बोलते हैं पाई चार्ट। इसमें देखिए अलग अलग यहां पर एक वृत्त दिया जाएगा और वृत्त के अंदर अलग अलग खाने दिए गए, जैसे कि 1 2 3 4 5 यहां पर डिवाइड कर दिया गया इसको। ठीक है, यहां पर मात्रा जो दी गई प्रतिशत में दी गई है, कभी कभी आपको मात्रा जो दी जाएगी वो डिग्री में दी जाएगी। ठीक है, जब भी आपका पाई चार्ट मिलेगा तो वहां पर जो मात्रा है वो प्रतिशत में भी दी जा सकती है, डिग्री में भी दी जा सकती है कि ये इतने डिग्री मान है, ये वाला मान इतने डिग्री है, ये इसका इतने डिग्री है। तो इस तरीके से यहां पर जो वैल्यू दी जाएगी ये आपका होता है वृत्त ग्राफ। केवल मैं आपको पहचानना भी बता रहा हूं कि कौन सा आपका वृत्त ग्राफ है, कौन सा आपका दंडारेख है। ठीक है, तो ये आप पहचान लेंगे। इसके अलावा अगला होता है आपका रेखा ग्राफ। यहां पर इस ग्राफ में जो भी वैल्यू होंगी उनको जो है यहां पर उनकी जो भी मात्राएं होंगी, जो भी सेल्स होगी, जो भी डिटेल होगी उनको लाइन ग्राफ के द्वारा, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर 2 कंपनियां हैं, एक ए और बी। ये ब्लू वाला जो है ए कंपनी का ग्राफ है और ये ऑरेंज वाला बी कंपनी का। तो यहां पर इसका ग्राफ देखिए, पहले यहां पर ऊपर गया, फिर इस तरह से बढ़ रहा धीरे धीरे, फिर घटना शुरू हुआ। यहां पर इसका देखिए इस कंपनी का ग्राफ जो है सीधे स्ट्रेट जा रहा था, फिर अचानक से यहां पर ये घट गया। ठीक है, तो यहां पर ये ग्राफ जो होता है आपका लाइन ग्राफ कहलाता है। इसमें हम लोग डिटेल्स को लाइन के द्वारा जो है प्रदर्शित करेंगे, तो ये आपका रेखा ग्राफ या फिर लाइन ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला होता है सारणी या फिर तालिका, जिसे आप टेबल बोलते हैं। यहां पर टेबल में अलग अलग आंकड़े दिए जाएंगे और उसी आंकड़ों के आधार पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से क्या क्या दिया गया। जैसे कि यहां पर ईयर दिया गया है,
पॉपुलेशन दी गई है, सेल्स दी गई है, कॉस्ट दी गई है, ठीक है, कि 2018 में जो है कितनी पॉपुलेशन थी 50,000, सेल्स कितनी हुई थी 120, और कॉस्ट क्या आई थी लगभग यहाँ पर $60,000 की, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल या सारणी के जो भी वैल्यू होंगी वो दी जाएंगी और उसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल मैंने आपको बताया कि 4 तरीके के जो है आपके दंडारेख, वृत्त ग्राफ, इसके अलावा जो है आपसे रेखा ग्राफ, सारणी, इन पर आधारित तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं आपको यहां पर जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं पर कोई चीज ना समझ में आए तो आप वीडियो को जो है थोड़ा सा रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन जितने भी मैंने लिए हैं इंपॉर्टेंट हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें दिया गया है सबसे पहले ये कौन सा ग्राफ है, अब आपको पता होना चाहिए, ये बार ग्राफ है। यहाँ पर अलग अलग बार दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, एक आपको ये दिया गया है जहां पर लाइनिंग बार दिए गए हैं, क्रॉस करके लाइनिंग दी गई है इस बार में। इसमें लिखा है कि मात्रा जो है ये लाख बॉक्सों में, ठीक है, ये मात्रा दी गई है यहाँ पर बॉक्सों की, कितने लाख बॉक्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहले वाले का, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 1995 में, और दूसरा जो दिया गया था, जो ब्लैक कलर से बार दिया गया, पूरा डार्क सॉलिड बार दिया गया, वो आपका मूल्य करोड़ में, मतलब एक के द्वारा मूल्य प्रदर्शित किया जा रहा है और एक के द्वारा बॉक्सों की मात्रा प्रदर्शित की जा रही है। बस ये ध्यान रखिएगा, यानी कि जो ये ब्लैक सॉलिड दिया गया इससे मूल्य बताया जा रहा है, रुपया बताया जा रहा है, और जो ये वाला बार दिया गया आपका यहाँ पर लाइनिंग वाला, इससे जो है बॉक्सों की मात्रा बताई जा रही है। अब कैसे पहचानेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर, अब ये जो सॉलिड वाला बार है, अगर आप ध्यान दें इसके सामने कितना लिखा है 500, मतलब ये 500 करोड़ रुपए दिया गया है, ठीक है, ये रुपए की बात हुई है। और अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर दिया गया, इसके सामने 200 दिया गया, तो ये 200 लाख, देख लीजिए कि इसकी मात्रा लाख में दी गई है, यहाँ पर 200 लाख बॉक्स दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब 1999 में जो निर्यात हुआ था, क्योंकि पहले ही बताया गया कि एल्यूमिनियम बॉक्सों का निर्यात है, तो 1999 में 200 लाख बॉक्सों का निर्यात किया गया, और कितने करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। ये तो मैं आपको ग्राफ समझना बता रहा हूं अभी, ठीक है, किस तरह से आप ग्राफ समझेंगे, बाकी अभी क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरा डिटेल में। इसी तरह से अगर मैं 1995 की बात करूं तो 1995 में कितने लाख बॉक्स यहां पर निर्यात किए गए, देखिए यहां पर इसके सामने ये 100, तो 100 लाख बॉक्सों का निर्यात हुआ, और कितने करोड़ रुपए मिले इससे, 150 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको यहां पर ग्राफ को समझना है अच्छे से कि किस तरीके से आप यहां पर इसको जो है वो देखते हैं, ठीक है। ग्राफ समझ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फिर आपको क्वेश्चन में कहीं पर दिक्कत नहीं आने वाली है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 1 की, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि यदि वर्ष 1998 में बॉक्स प्रति बॉक्स उसी दर पर निर्यात किए गए जिस दर पर वर्ष 1997 में किए गए थे, ध्यान दीजिए क्या बताया गया, 1998 में बॉक्स प्रति बॉक्स उसी दर पर निर्यात किए गए जिस दर पर जो है 1997 में किए गए थे, तो वर्ष 1998 में निर्यात का मूल्य जो है वो करोड़ में कितना होगा। यहां पर जो है 2 चीजों पर फोकस करना है, एक तो बात हुई है 1998 की, तो आपका 1998 ये हो जाएगा, और दूसरा बात हुई 1997 की, तो 1997 ये हो जाएगा। जिन पर बात की जाए उन्हीं पर फोकस करना है पहले, ठीक है। तो 1997 में किए गए थे जिस दर से निर्यात, उसी दर से यहां पर जो है 1998 में भी किए गए, तो यहां पर 1998 में निर्यात का मूल्य आपको बताना है, वो भी करोड़ में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1997 की बात हुई, तो हम लोग अगर 1997 की बात करें तो सबसे पहले 1997 में आप क्या ज्ञात करिए, एक बॉक्स का यहां पर जो है निर्यात मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बॉक्स बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं प्रति बॉक्स। तो 1997 में प्रति बॉक्स मूल्य, यहां पर मैं थ्योरी लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में आपको समझ में आएगा तो आप डायरेक्ट लिखते जाइए बस, ठीक है। तो प्रति बॉक्स मूल्य, यानी कि मैं 1997 में एक बॉक्स का मूल्य निकालना चाहता हूं, तो अगर आपको एक बॉक्स का मूल्य निकालना तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए 1997 में कितने बॉक्स थे, इसके सामने आप ध्यान दीजिए ये वाला,
150 बॉक्स थे और कितने करोड़ यहाँ पर हुआ था देख लीजिए 330 करोड़। तो आपको रुपया पता है 330 करोड़ है और कितने बॉक्सों का निर्यात किया गया 150 बॉक्सों का। तो अगर प्रति बॉक्स आपको मूल्य बताना है तो सीधे सीधे यहां पर 330 इसको आप भाग कर दीजिए 150 से। किससे भाग करेंगे 150 से आप भाग करेंगे। तो जब 150 से इसको भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए यहां पर ये कैंसिल होगा 15 दूनी 30 और फिर यहां पर हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 इस तरीके से यहां पर, और ये दशमलव लग जाएगा क्योंकि जीरो था 150 था, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आएगा आपका 2.2 करोड़। ये ध्यान दीजिएगा कितना आया 2.2 करोड़। मतलब 1997 में एक बॉक्स का जो मूल्य था वो कितना था 2.2 करोड़। ये हम लोगों ने एक बॉक्स का मूल्य निकाल लिया। अब क्या बताया गया कि 1998 में जो है उसी दर से निर्यात हुआ, यानी कि जो 1997 में हुआ तो 1997 में दर क्या थी, एक बॉक्स का मूल्य था 2.2 करोड़। तो अब इसी दर से जो है वो 1998 में भी जो है निर्यात किया गया। तो 1998 में निर्यात का मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो अब यहां पर बात हुई है 1998 की, 1998 की। तो अब 1998 पर आ जाइए। देखिए ये आपका दिया गया 1998। 1998 में बॉक्स कितने, पहले ये ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए कितने बॉक्स हैं 160। 1998 में बॉक्स कितने दिए गए हैं 160। तो यहां पर आपको क्या बताना है निर्यात का मूल्य। तो सीधे सीधे यहां पर मैं निर्यात मूल्य ज्ञात करूंगा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझिएगा आप लोग कैसे। देखिए मैंने क्या बताया यहां पर 1998 में कितने बॉक्सों का निर्यात किया गया 160 बॉक्सों का निर्यात किया गया। 160 बॉक्सों का निर्यात हुआ और यहां पर दर क्या है जो 1997 में थी। तो 1997 में हम लोगों ने अभी प्रति बॉक्स मूल्य ज्ञात किया 2.2 करोड़, यानी कि एक बॉक्स का मूल्य पता है आपको 2.2 करोड़। तो उसी तरह से 1998 में जब निर्यात मूल्य ज्ञात करेंगे तो बॉक्स कितने हैं 160 और एक बॉक्स का मूल्य कितना है 2.2 करोड़। तो सीधे सीधे 160 का गुणा कर दीजिए। तो जब आप इसमें गुणा करेंगे तो देखिए जीरो दिया गया, जीरो लिख दीजिए, 16 दूनी 32, फिर 16 दूनी 32 और 3 मिलके हो जाएगा 35, दशमलव लगा दीजिए एक अंक पर। तो ये आ जाएगा 352 करोड़। कितना हो जाएगा, दशमलव लगा ध्यान दीजिएगा, तो 352 करोड़, यानी कि इसका विकल्प नंबर सी जो दिया गया आपका 352 करोड़ ये सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर सी 352 करोड़। देखिए मुझे यहां पर आपको ये चीज समझानी है तो यहां पर टाइम लग रहा है थोड़ा, ठीक है, लेकिन जब आप इसको स्वयं करेंगे तब वहां पर टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि वहां पर आपको किसी को समझाना नहीं है। यहां पर ये चीजें लिखने की भी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा थ्योरी, बस डायरेक्ट आप यहां पर कैलकुलेट करते जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर आप इनको सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है भी सॉल्व किया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए इस पर आ जाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि वर्ष 1996 और 1997 दो पर ध्यान देना है। ये पहले वाले जो भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए थे इनको मैं हटा देता हूँ ताकि समझ में आए कौन कौन सी बात हुई है। एक तो 1996 की बात हुई है, यहाँ पर 1996 ये दिया गया है और दूसरा 1997 ये दिया गया है। कह रहा है कि निर्यात किए गए बॉक्सों लाख में के बीच कितना अंतर है, क्योंकि पहले बताया गया बॉक्स जो है वो लाख में दिए गए। तो वही कह रहा है कि 1996 और 1997 में निर्यात किए गए बॉक्सों के बीच अंतर पूछ रहा है। बस सीधे सीधे यहां पर जो है सीधे सीधे आपको अंतर बता देना है बस दूसरे क्वेश्चन में। देखिए 1997 में कितने बॉक्सों का निर्यात हुआ 150। यहां पर जो है सीधे सीधे आपको क्या बताना है अंतर, कुछ भी नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। 1997 में कितने बॉक्सों का निर्यात किया गया था 150 बॉक्सों का किया गया था और यहां पर 1996 में कितने बॉक्स हैं ध्यान दीजिए 75, ये इसके सामने दिखेगा 75, तो यहां पर ये 75। बस इन दोनों का अंतर बता दीजिए। तो 150 से 75 जाएंगे तो आपको पता है कितना आएगा 75 आएगा और यहां पर देखिए विकल्प में 50 दिया गया, 25 दिया गया, 100 दिया गया, मतलब विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आएगा क्वेश्चन। अब इसके बाद आ जाइए अगले नंबर पर इसी के, इसमें ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि किस वर्ष में प्रति एल्यूमिनियम बॉक्स का मूल्य न्यूनतम था। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि किस वर्ष में
प्रति एल्यूमिनियम बॉक्स, मतलब एक बॉक्स का मूल्य जो है सबसे कम था इन सभी में। तो यहां पर अब ध्यान दीजिए, आपका 1995 दिया गया, 1996, 97, 98, 99, इन सभी में किस वर्ष में जो है एक बॉक्स का मूल्य सबसे कम था, ये बताना है। चलिए देखिए, यहां पर अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत ही सिंपल है, आपको एक बॉक्स का मूल्य निकालना है। तो अगर आपको यहां पर जो है, मैं फॉर्मूला बता देता हूं सिंपल सा, जबकि फॉर्मूले की जरूरत नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो प्रति बॉक्स मूल्य, तो एक बॉक्स का अगर मूल्य निकालना है तो उस वर्ष कितने यहां पर जो है करोड़ में इसको सेल किया गया है, तो सीधे सीधे जैसे कि यहां पर हो जाएगा मूल्य और बट्टे में हो जाएगी उसकी मात्रा। सीधे सीधे आपको ये यूज करना है। प्रति बॉक्स अगर मूल्य निकालना है तो यहां पर उस वर्ष कितना मूल्य था और कितने बॉक्सों की मात्रा यहां पर निर्यात हुई, बस सीधे सीधे आप उसको भाग करते चले जाइए, आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर 1995 की सबसे पहले, तो अगर 1995 में आपको बताना है तो देखिए मूल्य कितना है यहाँ पर 150, मूल्य है 150। और यहां पर देखिए इसमें कितने बॉक्स थे 100, सीधे सीधे दिया गया आपको यहां पर 100 बॉक्स, इसके सामने देखिएगा बस, तो मात्रा कितनी है 100। तो अगर आप यहां पर 150 को 100 से भाग करेंगे तो सीधे सीधे कितना आएगा 1.5, मात्रा करोड़ में दी गई है तो करोड़ में ही आएगा। तो यहां पर सीधे सीधे 1995 में एक बॉक्स का मूल्य कितना था 1.5 करोड़, सीधे सीधे 1.5 करोड़ था। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 1995 के बाद 1996 की, सिंपल सा तरीका है, यहां पर भी वही आपको यूज करना है। 1996 में ध्यान दीजिए मूल्य कितना है, वही जितना पहले था, यानी कि 150, तो यहां पर भी हो जाएगा आपका 150। और अब की बार देखिए यहां पर जो मात्रा है कितनी है, वो 75 बॉक्स ही है। तो 150 को आप किससे भाग करेंगे, 75 से यहां पर भाग कर दीजिए। ठीक है, 75 से भाग करेंगे तो सीधे सीधे 75 दूना 150, यानी कि 2 CR, मतलब 2 करोड़ आपको यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान हो गया 1996 का। इसके अलावा देखिए देखिए यहीं पर मैं लिख देता हूं इसको, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी का तीसरा वाला पार्ट जो है मैं यहीं पर लिख देता हूँ आगे। तो 1996 हो गया। अब मैं आगे निकाल रहा हूँ, यहाँ पर तीसरा ये, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो तीसरे में अब आपका हो जाएगा 1997 में, फिर आप निकालेंगे 1998 में, और फिर आप निकालेंगे 1999 में। सभी वर्ष में जो है आपको प्रति बॉक्स का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो 1997 में आ जाइए, देखिए मूल्य कितना है, सीधे सीधे ध्यान दीजिए इसके सामने 330 करोड़, ये है 300, सॉरी 1997 में तो 330 करोड़ बटे मात्रा देखिए कितनी है, सीधे सीधे 150, मात्रा जो दी गई है वो आपको दी गई है 150। अभी हम लोगों ने 330 को 150 से भाग किया था तो कितना आया था 2.2 CR, तो ये हो जाएगा 2.2 करोड़। ठीक है, 1998 में इसी तरीके से निकालेंगे तो यहां पर कितने हैं, मूल्य है 400, टोटल 400 करोड़। और अगर बॉक्सों की बात की जाए तो यहां पर ध्यान दीजिए इसके सामने 160, ये हो जाएगा आपका 160। तो 400 को आप अगर 160 से भाग करेंगे तो ये लगभग आपका 2.5 CR आ जाएगा। ठीक है, भाग करके आप देख लीजिएगा, 16 दूनी 32 और 16 पंची 80 करेंगे तो 2.5 करोड़ आ जाएगा सीधे सीधे। इसी तरह से अगर 1999 का आप निकालते हैं तो 1999 में मूल्य ध्यान दीजिए कितना है 500 करोड़, ये हो जाएगा 500 करोड़। और मात्रा कितनी है इसके सामने ध्यान दीजिए, ये दिया गया 200 बॉक्स। तो अगर आप यहां पर भाग करते हैं 500 को 200 से तो ये भी कितना आएगा 2.5 CR ही आएगा। तो अब देखिए सबसे कम कौन सा है यहाँ पर, 1.5 करोड़, 2 करोड़, बाकी सभी 2 से ज्यादा ही हैं। तो यहां पर पूछा गया था कि सबसे कम मूल्य किस वर्ष था, तो सबसे कम मूल्य जो है आपका वो 1995 में, किस वर्ष है 1995 में यहां पर सबसे कम है, यानी कि इसका विकल्प नंबर डी, ये जो दिया गया है 1995, ये सही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये करना रहेगा, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3rd, इसको भी मैं शॉर्ट करके लिख देता हूं यहाँ पर ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो।
ये आपका थर्ड नंबर, चलिए यहीं लिखा रहने देते हैं। इसके बाद देखिए अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष, इसको ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर जो भी मैंने ये किया है इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में कहीं पर कोई दिक्कत ना आए आपको। अब देखिए चौथे में कह रहा है यहाँ पर कि वर्ष 1997 और 1998, दो ध्यान देने हैं, एक 1997 और एक 1998 में निर्यात किए गए बॉक्सों के बीच कितना अंतर है। ध्यान दीजिए 1998 और 1997 में निर्यात किए गए बॉक्सों के बीच अंतर पूछ रहा है। सीधे सीधे यहां पर जो है अंतर बताना है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 1998 में कितने बॉक्स हैं, ध्यान दीजिए 160, 1998 में 160, मात्रा लाख में है बॉक्सों की, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 160 लाख और 1997 में बॉक्स कितने हो जाएंगे, यहां पर ध्यान दीजिए 150 लाख, 150 लाख, यानी कि अगर आप 160 से 150 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 10 लाख। डायरेक्ट केवल बॉक्सों का अंतर बताना है बस, कि कौन से बॉक्स में कितना अंतर आ रहा है इन 2 वर्षों में, तो सीधे सीधे 10 लाख, विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 10 लाख जो दिया गया है ये यहां पर जो है सही हो जाएगा, इसमें भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि सीधे डायरेक्ट मान दिया गया, तो डायरेक्ट आप यहां पर इसको लिख सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा चौथा क्वेश्चन। इसके बाद अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की। 5वें में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 5वें में यहां पर आपसे बोला जा रहा है इसमें कि क्या कह रहा है कि वर्ष 1995 से 1999 तक निर्यात मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब की बार आपको यहां पर जो है इसमें प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। देखिए इसको भी मैं यहीं पर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको कहीं पर। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहीं पर पूरा एक साथ लिख देता हूं ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। अभी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी इसकी, तो आपको कंप्लीट पीडीएफ भी खोजने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। आपने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ जो भी आपकी होंगी वो आप सभी को वहीं पर जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। वर्ष 1995 एक ये वर्ष है और दूसरा 1999 ये दिया गया है। कह रहा है कि निर्यात मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। निर्यात मूल्य की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर बताना है आपको प्रतिशत वृद्धि, डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। यहां पर कुछ मैं लिख नहीं रहा हूं, प्रतिशत वृद्धि अगर डायरेक्ट निकालनी है तो देखिए यहां पर 1999 में मूल्य कितना था, इसके सामने ध्यान दीजिए 500 करोड़, ये हो जाएगा 500, और 1995 में मूल्य कितना है 150, तो 500 में से आप सीधे सीधे 150 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा गुणे यहां पर ध्यान दीजिए 1995 में मूल्य कितना था, तो 150 इतना हो गया। सीधे सीधे आप यहां पर जो है अंतिम मूल्य जो दिया गया 1999 वाला 500 माइनस 150 और बट्टे में 150 यूज करना है। प्रतिशत निकाल रहे हैं तो प्रतिशत निकालने के लिए आप सभी को पता है कि गुणे में आपको क्या यूज करना है, 100, यहां पर हो जाएगा गुणे 100। ये मान आप सॉल्व कर लीजिए, बस आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, कहीं पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहां पर आपको जो मान मिलेगा वो प्रतिशत में जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए अगर आप इसको सॉल्व करें तो 500 से 150 अगर घटाते हैं तो ये आ जाएगा आपका 350, बट्टे में आ जाएगा 150 और गुणे में आ जाएगा 100, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए 0 से 0 काट दीजिए आप सीधे सीधे। बाकी अब यहां पर इसका गुणा करके आपको भाग कर लेना है, तो भाग करने पर लगभग जो मान आएगा आपका ये 233.3% के आसपास आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे प्रतिशत निकालना था मूल्य का 1995 से 1999 तक, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 1999 का 500 और माइनस 1995 का 150, सीधे सीधे यहाँ पर इसको माइनस करके इसका प्रतिशत जो है वो निकाल लिया है, ठीक है। ये तो आपका फार्मूला बेसिक फार्मूला है, सभी को पता होना चाहिए प्रतिशत निकालने का। अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा प्रतिशत कंप्लीट आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो दिया गया है ये आपका जो है सही हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो भी बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको इस तरह से डिटेल से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, अगर क्वेश्चन पढ़ने में गलती की, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा
तो फिर आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। नहीं तो फिर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें आपको यहाँ पर ये रेखा ग्राफ दिया गया यानी कि लाइन ग्राफ दिया गया है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा आरेख किसी कंपनी की वर्ष 2001 से 10 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। तो आरेख का अध्ययन करें, मतलब यहाँ पर जो है किस वर्ष कितनी बिक्री हुई है इस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया गया। जैसे कि देखिए 2001 में बिक्री कितनी हुई है, 2 करोड़ की हुई है, क्योंकि बिक्री करोड़ में दी गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2002 में जो बिक्री हुई है वो भी 2 करोड़ की हुई है। 2003 में बिक्री 3 करोड़ की हुई है। 2004 में बिक्री 4 करोड़ की हुई है। 2005 में बिक्री सीधे 10 करोड़ की हुई है, ठीक है। इसी तरह से 2010 में जो बिक्री हुई है वो 7 करोड़ की हुई है। तो कुल मिला के यहाँ पर किस वर्ष जो है कितनी बिक्री हुई है, ये आपको यहाँ पर इस ग्राफ में जो है वो प्रदर्शित किया गया कि किस वर्ष कितनी बिक्री हुई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसी के अनुसार इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। यहाँ पर जो है आपको प्रतिशत कमी निकालनी है बिक्री में, कि प्रतिशत कमी किस वर्ष की बात हुई वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर बोला गया है 2006 का मतलब ये दी गई है कितनी बिक्री हुई है, 6 करोड़ की बिक्री हुई है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2006 में 6 करोड़ की बिक्री। और इसके अलावा 2008 की बात की गई है, तो 2008 में देखिए कितनी बिक्री हुई, ये ध्यान दीजिए 2008 में बिक्री हुई है 5 करोड़ की। अब आपको ये पता है कि 2006 में बिक्री कितनी हुई है और 2008 में बिक्री कितनी हुई है, तो कितने प्रतिशत कम हुई, क्योंकि पहले पता है आपको 6 करोड़ थी, अब ये 5 करोड़ हो गई है, तो कितने प्रतिशत कम हुई है ये आपको निकालना है। तो सीधे सीधे यहाँ पर प्रतिशत कमी निकालने के लिए पहले तो इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिए। सीधे सीधे 6 - 5 इतना हो जाएगा, और पहले कितने थी 6 करोड़, तो 6 और प्रतिशत निकालते हैं तो सीधे सीधे गुणे में आपको पता है क्या यूज करेंगे, 100 यूज करेंगे। तो अब अगर आप 6 से 5 घटा दें तो 1 आ जाएगा, बट्टे में 6 आ जाएगा, और गुणे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इतना आया। अब अगर आप इसको कैंसिल कर दें, ध्यान दीजिए 2 से, तो ये आएगा 50 और ये आएगा 3, 2 × 6 यानी कि ये बनेगा 50/3। अब अगर 50/3 को आप यहाँ पर भाग करते हैं तो 16 × 3 = 48 कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। तो सीधे सीधे जब 16 बार जाएगा तो 16 × 3 = 48, 2 बच रहा है यानी कि 50 में से, तो 16 सही 2/3%। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। तो कुल मिला के 16 सही 2/3%, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर जो है आप इस तरीके से इसमें प्रतिशत जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसमें तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे आप प्रतिशत कमी जो है इस तरीके से यहाँ पर ज्ञात करेंगे। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2002 में बिक्री का वर्ष और 2007 में बिक्री के साथ अनुपात। सीधे सीधे 2002 में बिक्री कितनी हुई थी, 2 करोड़ की, और 2007 में कितनी हुई है, ध्यान दीजिए 2007 में ये बिक्री हुई है 6 करोड़ की। इसके सामने देखिएगा, बस आपको समझ में आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। कितने करोड़ की बिक्री हुई है, 6 करोड़ की बिक्री हुई है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, सीधे सीधे क्या निकालना है, अनुपात, कुछ भी नहीं करना है। अनुपात का मतलब बस भाग कर देना। देखिए 2002 में कितनी थी, तो 2002 में बिक्री हुई थी 2 करोड़ की, तो 2002 में हो जाएगी 2 करोड़ की, और 2007 में कितनी हो रही, 6 करोड़ की। तो सीधे सीधे 2/6 यानी कि 2 × 1 = 2, 2 × 6, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 1:3। सीधे सीधे यहाँ पर 1:3 आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आ जाएगा आपका 7 नंबर। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कह रहा है कि वर्ष 2003 से 7। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बात हुई है क्वेश्चन नंबर 8 में 2003 से 7, तो 2003 आपका ये दिया गया और 2007 आपका ये दिया गया कि अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री। ध्यान दीजिए अब की बार औसत निकालना है, पहले वाले में क्या निकालना था, अनुपात, इसके पहले वाले में क्या निकालना था, प्रतिशत। यही चीजें मैंने बताई थी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए प्रतिशत, अनुपात और औसत, ये 3 चीजें आनी चाहिए, बस कुछ भी इससे बाहर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो अब निकालना है औसत 2003 से लेकर 2007 तक। तो 2003 से लेकर 2007 तक पूरा आप देख लीजिए, ये यहाँ पर बिक्री
का मान है ये 2003 में है और ये 2007 में है, तो 2003 से 7 बोला गया, ये ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, औसत बिक्री निकालनी है। यहां पर आपको औसत बिक्री निकालनी है और औसत बिक्री निकालने के लिए सीधे आपको औसत निकालना तो आता होगा ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग करना है तो देखिए 2003 में बिक्री कितने करोड़ की हुई थी, 3 करोड़ की हुई थी। मान जो है आपका ये करोड़ में ही होगा, ठीक है। 3 करोड़ की हुई थी 2003 में। 4 में कितने की हुई थी, 4 करोड़ की, तो +4 कर दीजिए, ठीक है। 5 में कितनी हुई थी, 10 करोड़ की, तो +10 कर दीजिए। और 6 में कितनी हुई थी, 6 करोड़ की, तो +6 कर दीजिए। और 7 में भी कितनी हुई है, 6 करोड़ की हुई। इसी के सामने देखिए, बस कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा +6। तो कुल मिला के औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, तो बटे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब सीधे सीधे इसको जोड़ दीजिए और भाग कर दीजिए। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 10 मिलके हो जाएगा 17, 17 और 6 मिलके हो जाएगा 23, 23 और 6 मिलके हो जाएगा 29, 29/5। तो अब अगर 5 से 29 को आप भाग करें तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 25 दशमलव लगाइए, क्योंकि यहाँ पर 25 के बाद 4 बचेगा, 5 9 8 40, तो 5.8 करोड़, ठीक है। तो 5.8 करोड़ का मतलब विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले में हम लोगों ने प्रतिशत ज्ञात किया, दूसरे में हम लोगों ने अनुपात ज्ञात किया और तीसरे में हम लोगों ने औसत ज्ञात की, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर जो है आंसर नंबर 9 की। अब 9 में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत निकालिए। पिछले वाले में कमी प्रतिशत निकालना था, अब की बार वाले में वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। 2005 की बात हुई है, 2005 में बिक्री कितनी हुई थी, 10 करोड़ की हुई थी, ठीक है। 2005 में सीधे सीधे यहाँ पर जो बिक्री हुई थी 10 करोड़ की हुई थी। तो अब की बार आपको निकालना है प्रतिशत वृद्धि, ठीक। तो सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रतिशत वृद्धि ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए 2005 में कितनी हुई है, 10 करोड़ की बिक्री हुई है, तो सीधे सीधे 10 माइनस उससे पहले बोला गया है पिछले वर्ष, तो 2005 के पहले कौन आएगा, 4, और 4 में बिक्री कितनी हुई थी, 4 करोड़ की हुई थी। तो पहले तो इन दोनों का अंतर करते हैं, आप सभी को पता है, 10 माइनस 4 ये हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर कमी निकालनी होती है तो जो मान ज्यादा बिक्री वाला था उससे हम लोगों ने बात किया था, अब की वृद्धि निकालनी है तो कम वाले से भाग कर दीजिए 4 से, और यहाँ पर गुणे में हो जाएगा 100। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे सॉल्व करने पर ये आपका 150% आएगा। डायरेक्ट यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, 25 आ जाएगा, और 10 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 25 छक्का 150% आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के विकल्प नंबर डी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में क्या कह रहा है कि वर्ष 2005 से 2008 तक कुल बिक्री करोड़ में। तो यहां पर अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 10 की। सीधे सीधे बिक्री पूछ रहा है करोड़ में, कब से, 2005 से लेकर 2008 तक। तो 2005 में बिक्री और 2008 में बिक्री, ये से पूछ रहा, मतलब सबको ऐड करना है। सीधे सीधे आपको यहां पर जो है कुल बिक्री निकालनी है, इसमें आपको कुल बिक्री। तो अगर आप कुल बिक्री ज्ञात करते हैं तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर कुल बिक्री में क्या होगा, देखिए 2005 में कितना था, 10 करोड़, तो 10 हो जाएगा। 2006 में कितना था, 6 करोड़। 2007 में भी कितना था, 6 करोड़, तो 6 प्लस 2008 में कितना, यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 करोड़, ये हो जाएगा 5 करोड़। अब इसको आपको यहाँ पर जो है ऐड कर देना है, तो 10 6 16 6 22 5 27 करोड़। तो सीधे सीधे विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है लाइन ग्राफ में जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ध्यान से एक ही क्वेश्चन को पढ़ना है और उसी के अनुसार सॉल्व करना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको प्रतिशत निकालना है, कहाँ पर आपको औसत निकालना है और कहाँ पर जो है आपको अनुपात निकालना है, फिर उसके बाद आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए
अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ध्यान दीजिए, अब की बार ये जो दिया गया आपका पाई चार्ट दिया गया, अभी मैंने बताया था कि इसमें जो बॉक्स में मान दिए जाते हैं ये आपको या तो डिग्री में दिए जाएंगे या फिर मान प्रतिशत में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो मान दिया गया है वो आपको किस में दिया गया है, यहाँ पर मान आपको डिग्री में दिया गया है। क्या कह रहा है कि निम्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है कि एक स्कूल में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत स्कूल की निधियों को कैसे खर्च किया जाता है। पाई चार्ट का प्रयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए, पाई चार्ट का प्रयोग करते हुए हम लोगों को प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि खेल कूद तथा कला। अब खेल कूद और कला तथा शिल्प, ध्यान दीजिए, एक तो खेल कूद आपका ये है, कितना है 120 डिग्री खर्च। खर्च जो दिया गया यहाँ पर डिग्री में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो खेल कूद हो गया आपका, और दूसरा लिखा है कला और शिल्प। कला और शिल्प आपका ये हो गया कि खर्च का अनुपात, मतलब इन दोनों के खर्च का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों के खर्च का अनुपात। सीधे सीधे कहीं पर कुछ भी नहीं करना है, क्या निकालना है, अनुपात। बस इतना ध्यान रखिएगा। पहले क्या बोला गया, पहले बोला गया खेलकूद, तो खेलकूद का जो अनुपात निकालेंगे तो पहले हो जाएगा आपका 120 डिग्री, ये हो जाएगा खेलकूद का। और फिर है कला और शिल्प, तो कला और शिल्प में कितना है 90 डिग्री, बट्टे में आ जाएगा 90 डिग्री। बस अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि भाग कर लेना है, ठीक है। अगर 3 से इसको कैंसिल करें, देखिए सबसे पहले तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 त्रिक का 9, मतलब मान कितना आ गया आपका 4:3। अब देखिए विकल्प में है, ये ध्यान दीजिए, विकल्प नंबर बी 4:3 सही हो गया। कहीं पर कोई दिक्कत आई, कुछ भी नहीं। बस सीधे सीधे जितना पूछा जाए बस उसको पढ़िए और उसी के अनुसार इसको सॉल्व करिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में देखिए क्या कह रहा है, 12 में कह रहा है कि किस शीर्ष का खर्च अधिकतम है। किस शीर्ष का खर्च अधिकतम है, कहीं कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस आप डिग्री देख लीजिए, जिसकी डिग्री अधिकतम होगी उसी का खर्च यहाँ पर अधिकतम होगा। तो सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है, खेल कूद की, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा खर्च जो होगा वो खेल कूद में ही तो होगा। तो इसका विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सीधे सीधे यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा खेल कूद के अनुसार। अगले पॉइंट पे आ जाइए। अगले में क्या कह रहा है कि किस शीर्ष पर 25% निधियों को खर्च किया गया। अब ध्यान दीजिए, सीधे सीधे आपको पता है कि ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो 25% इसका 90 डिग्री तो होगा। सीधे सीधे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो ये राउंड बनाइए, अगर इसको 4 पार्ट में तोड़ देंगे तो ये कोण कितने कितने बनेंगे, 90 डिग्री तो बनेंगे। 25%, 25%, 25% और 25% मिला के 100%। तो सीधे सीधे ये 90 डिग्री दिया गया, तो यही आपका 25% सीधे सीधे यहाँ पर दिया गया है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कहीं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, किस शीर्ष पर 25% निधियों को खर्च किया गया। तो 25% निधि किस पर खर्च किया गया है, कला और शिल्प पर, मतलब इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, कला और शिल्प पर। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो एक ऑप्शन और भी है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। यहां पर जो है अगर मैं बात करूं 13 नंबर की, तो सबसे पहले देखिए यहां पर कितना दिया गया, 90 डिग्री आपको दिया गया है। और टोटल कितना कोण होता है ये तो आपको पता ही ना, ये जो कोण बनता है पूरा राउंड वाला 360 डिग्री। तो अगर आप इसका परसेंट निकालें यानी कि गुणे 100, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप इसको कैंसिल करें तो ध्यान दीजिए, 9 एकम 9 यानी कि 10 और 9 चौको 36, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा, 100/4, 4 से भाग करेंगे तो 25%। यही पूछा गया था यहाँ पर कि किस शीर्ष पर 25% निधियों को खर्च किया गया। तो इसका मतलब कला और शिल्प पर जो है आपको यहाँ पर 25% यहाँ पर खर्च किया गया। बाकी डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर कुछ भी इसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में देखिए क्या कह रहा है, 14 में कह रहा है कि किन शीर्षों के खर्च की राशि समान है। अब देखिए जिनके कोण समान होंगे उनमें खर्च की राशि समान है। जैसे कि विज्ञान का देखिए कितना है 60 डिग्री, पुस्तकालय का कितना है 60 डिग्री। अगर दोनों के कोण बराबर है, यहाँ पर डिग्री बराबर है, तो इसका मतलब खर्च भी बराबर होंगे। तो विज्ञान और पुस्तकालय यानी कि विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, पुस्तकालय और विज्ञान पर। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट ये भी सॉल्व हो गया, पुस्तकालय और विज्ञान। अगला कह रहा है कि कुल खर्च का कितने प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया गया, कुल खर्च का। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 15 नंबर। अब कुल खर्च की अगर बात की जाए तो ये टोटल यहाँ पर डिग्री कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा, तो वो होगा कुल खर्च। और पुस्तकालय पर कितना खर्च किया गया पूछा जा रहा है, पुस्तकालय पर ध्यान दीजिए कितना है 60 डिग्री। तो अगर पुस्तकालय पर खर्च निकालेंगे तो 60 डिग्री बटे में कुल कितना हो जाएगा 360, और गुणे में प्रतिशत निकालना है तो सीधे सीधे 100,
ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग जो मान आएगा आपका 16.6% के आसपास आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो इसमें भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल था। बस आपको ग्राफ को देखना है अच्छे से, पाई चार्ट को, कौन सी मात्रा किसमें दी गई है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसी के अनुसार आपको विकल्प में सॉल्व करते जाना है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा अब आपका पाई चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद टेबल की। आपको मैंने 3 तरह के यहाँ पर बता दिए, लाइन ग्राफ बता दिया, बार ग्राफ बता दिया, पाई चार्ट बता दिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं टेबल की। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें कह रहा है सबसे पहले कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि 5 माह के दौरान 5 स्टोरों द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या, यहाँ पर जो है 5 माह का दिया गया है, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 5 महीने दिए गए और 5 अलग अलग स्टोर हैं, स्टोर पी, स्टोर क्यू, स्टोर आर, स्टोर यस और स्टोर टी। स्टोर का मतलब दुकान से मतलब है, ठीक है। तो जो स्टोर पी है इसने मार्च में जो है कितनी पुस्तकें बेची, ध्यान दीजिए 213, अप्रैल में कितनी बेची 156, मई में कितनी बेची 170, ठीक 77। इस तरह से आपको यहाँ पर डेटा दिया गया कि किस स्टोर ने किस महीने में कितनी पुस्तकें बेची हैं। तो अगर स्टोर देखना है तो आप इस तरफ ध्यान देंगे, ठीक है, और अगर आपको मंथ देखना है तो आप ये देखेंगे। अब आपको स्टोर और मंथ के आधार पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है 16 नंबर की, ठीक है। अब 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, स्टोर पी द्वारा, जिसकी बात होगी उसको मैं हाईलाइट करूंगा। स्टोर पी द्वारा मतलब इस पी की बात हो रही है, पी द्वारा मई माह में बेची गई। अब देखिए ये स्टोर पी हुआ, मई माह आपका ये हुआ, तो इसके द्वारा बेची गई पुस्तक कौन सी है, ये मई माह में। तो पी के द्वारा यहां पर मई माह में पुस्तकें बेची गई 177, ठीक है। पुस्तकों की संख्या का अनुमानित स्टोर जो है टी द्वारा जुलाई माह में, आप ध्यान दीजिए टी द्वारा जुलाई माह में, जुलाई माह ये है तो जुलाई के द्वारा टी माह में बेची गई पुस्तकों की संख्या ये हो जाएगी। कितना प्रतिशत कम है, जो पी के द्वारा मई में बेची गई थी वो 177 बेची गई थी, टी के द्वारा जुलाई में कितनी बेची गई 249। तो ये कितने प्रतिशत कम है, ये अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत यहाँ पर जो है इसमें कम है, ये मान अब आपको यहाँ पर जो है इसमें बताना है सभी को। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पी के द्वारा मई में कितनी बेची गई थी 177, ठीक है, और टी के द्वारा जुलाई में कितनी बेची गई थी 249। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर प्रतिशत निकाल रहा हूं, तो अभीष्ट प्रतिशत निकालेंगे तो पहले तो दोनों का अंतर, तो 249 माइनस 177 ये हुआ, अभी मैंने बताया था। अब आपको यहाँ पर कमी निकालनी है, तो कमी निकालनी तो अधिकतम वाले से भाग कर दीजिए, यानी कि 249। अगर वृद्धि निकालनी होती तो कम वाले से भाग करते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 249 और गुणे प्रतिशत निकालना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, ये सभी को पता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब अगर आप यहाँ पर 249 से 177 घटा दें तो यहाँ पर जो है कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 72 बट्टे में हो जाएगा 249 और इनटू में हो जाएगा 100। इसको अब आपको सॉल्व करना है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग जो है 28.9 के आसपास कुछ आएगा, आप भाग करके चेक कर लीजिएगा, लगभग इतना आएगा। अब अगर आप इसको शुद्ध करके लिखें लगभग, तो 28.9 को लगभग कितना लिख सकते हैं, 29% आप लिख सकते हैं कि नहीं, लगभग। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी जो दिया गया है 29%, इतने प्रतिशत कम पुस्तकें यहाँ पर बेची गई। तो ये यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को, ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद देखिए, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर जो है 17 नंबर की। इसमें क्या कह रहा है, स्टोर पी द्वारा, आप फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, स्टोर पी द्वारा अप्रैल तथा जून, अब की बार 2 महीनों की बात हुई है, स्टोर पी द्वारा अप्रैल यानी कि 156 और जून यानी कि 220। तो अगर मैं स्टोर पी के द्वारा बात करूं तो कौन कौन सी, यहाँ पर ध्यान दीजिए 156 और प्लस 220 ये पुस्तकें जो है यहाँ पर बेची गई। पहले ही बताया गया पी द्वारा अप्रैल और जून माह में बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या, ये आप कुल निकाल लेंगे जोड़ करके। फिर इसके बाद कह रहा तथा स्टोर टी द्वारा, अब बात हुई स्टोर टी की, टी द्वारा मई और जुलाई माह में बेची गई। देखिए टी द्वारा मई में 215, इसी के सामने देखिएगा मई के सामने टी में, ठीक है, और टी में ही जो है आप जुलाई माह में देखिए
249, तो P के द्वारा हम लोगों को पता है, और T के द्वारा अगर आप निकालेंगे तो कुल पुस्तकें कितनी हो जाएंगी, 215 प्लस 249। अब T के द्वारा इन दोनों महीनों का पता है और P के द्वारा इन दोनों महीनों का पता है, तो अब क्या कह रहा है कि पुस्तकों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात बताइए। कुल संख्या का अनुपात देखिए, इसको जोड़िए 156 और इसके अलावा 220 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 376 यानी कि 376 के आसपास, और इसको आप जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा लगभग 464 के आसपास यानी कि 464। आप जोड़ के चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो P का पता है कुल पुस्तकें कितनी बेची गई, T के द्वारा कुल पुस्तकें बेची गई। अब आपको सीधे सीधे यहाँ पर क्या निकालना है, अनुपात निकालना है इन दोनों का। तो अनुपात का मतलब भाग कर दीजिए, यहाँ पर 376 भागे आ जाएगा 464, बस इसको आप भाग कर दीजिए। इसको अगर आप 8 से कैंसिल करें, ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 8 चौको 32, कितना बचेगा 5, ये हो जाएगा 56, तो 8 सत्ते 56। इसी तरह से इसको कैंसिल कर दीजिए, 8 पंच 40 और 8 अट्ठाई 64 यानी कि 47/58। तो 47/58 का मतलब विकल्प नंबर सी 47:58 यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा। कहीं पर कोई दिक्कत, सीधे सीधे P के द्वारा जो बेची गई थी पुस्तकें उनको मैंने टोटल किया, T के द्वारा जिस महीने में बेची गई थी इनको टोटल किया, इन दोनों का अनुपात निकालना था तो दोनों का अनुपात यहाँ पर निकाल लिया गया। कहीं पर कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी इसमें, ठीक है, डायरेक्ट आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 और 17। अब इसके बाद आ जाइए 18 नंबर पे। इसमें कह रहा है कि यदि स्टोर QST द्वारा, अब की बार देखिए QST इन तीनों की बात हुई, तीनों के द्वारा अप्रैल माह में बेची गई कुल पुस्तक, QST के द्वारा अप्रैल माह में, देखिए Q के द्वारा 208, S के द्वारा 187 और T के द्वारा 175, तो QST के द्वारा अप्रैल माह में बेची गई ये संख्या हो जाएगी, ठीक है, इतना का 30% जो है शैक्षणिक पुस्तकें हैं। मतलब यहाँ पर QS और T के द्वारा जो पुस्तकें बेची गई अप्रैल माह में, इसका 30% तो शैक्षणिक पुस्तकें थी, मतलब पढ़ाई संबंधित पुस्तकें थी। तो इन्हीं स्टोरों द्वारा अप्रैल माह में बेची गई अशैक्षणिक पुस्तकों की संख्या कितनी थी, यानी कि जिनका यूज पढ़ाई के लिए नहीं था। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग QST इसमें जो संख्या बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए इसको यहाँ पर जो है अब मैं बात करने वाला हूँ 18 नंबर क्वेश्चन की। तो इसके लिए सीधे सीधे ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसकी किसकी बात हुई थी, एक तो बात हुई थी Q की, S की और T की कुल बेची गई पुस्तक। सीधे सीधे तीनों का मान आपको जोड़ देना है, ठीक है, 208, 187 और 175। यहाँ पर जो है आपको 208, इसके अलावा 187 और 175, इसको आप ऐड करिए। देखिए 8 7 15 5 20 का 0 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 7 15 और 2 17, 2 1 3 1 4 1 5, कुल मिला के 570 आ गया QST के द्वारा बेची गई। तो टोटल पुस्तकों की संख्या मिल गई आपको 570। अब इसमें से शैक्षणिक पुस्तकें कितनी हैं, इसकी बात हुई है, शैक्षणिक पुस्तकें, सॉरी यहाँ पर आपको पुस्तकें लिखना है, शैक्षणिक पुस्तकें। देखिए कितने प्रतिशत बताई गई थी, शैक्षणिक पुस्तकें जो है वो 30% हैं। चलिए अब हम लोग सीधे सीधे 570 का 30% निकालेंगे, तो 570 30/100 निकालने के लिए आपको पता है सीधे सीधे 30/100 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो अब अगर इसका गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा यहाँ पर, और इसके अलावा 3 पच्चे 15 2 17, यानी कि 171 पुस्तकें ऐसी हैं जो कैसी हैं यहाँ पर शैक्षणिक पुस्तकें हैं। शैक्षणिक का मतलब जिनका यूज शिक्षा के लिए यूज किया जाएगा। तो अब अगर आपको निकालना है अशैक्षणिक पुस्तकें, अशैक्षणिक पुस्तकें, तो बहुत ही सिंपल है। अशैक्षणिक पुस्तकें निकालने के लिए आपको पता है कुल पुस्तकें कितनी थी 570, जिसमें से शैक्षणिक कितनी है 171। तो 570 से अगर 171 आप घटा देंगे
तो ये आ जाएगा आपका 399, यानी कि 399 पुस्तकें ऐसी हैं जो अशैक्षणिक हैं। तो यहाँ पर अब आप अपने विकल्प में ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 399 जो विकल्प नंबर डी दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको शैक्षणिक पुस्तकों की संख्या बताई गई थी 30%, तो हम लोगों ने कुल पुस्तकों का 30% निकाल लिया, तो उससे ये पता चल गया शैक्षणिक पुस्तकें कितनी हैं। और उसके बाद कुल से शैक्षणिक वाले अगर घटा देंगे तो अशैक्षणिक ही तो निकलेंगी, और इनकी संख्या आ जाएगी 399। इस तरीके से यहाँ पर आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 19 नंबर में आ जाइए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्टोर आर, अब इसको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है स्टोर आर द्वारा अप्रैल में, ये स्टोर आर हो गया, ये हो गया अप्रैल, ठीक है, जून जुलाई, अप्रैल जून और जुलाई में बेची गई पुस्तकों का औसत निकालना। औसत मैंने बताया था अभी, पदों का योग बटे पदों की संख्या। सीधे सीधे स्टोर आर के द्वारा यहाँ पर जो है जो भी पुस्तकें बेची गई हैं इनका औसत आपको निकाल लेना है। तो औसत निकालने के लिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बात करेंगे 19 की। यहाँ पर आपको निकालना है औसत। औसत निकालने के लिए मैंने बताया पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर इसके द्वारा बेची गई पुस्तकें जो है 216, 235 और 278। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 216 प्लस 235 और प्लस 278। औसत निकालना है तो पदों का योग कीजिए बटे पदों की संख्या। कितने पद हैं? 3 पद हैं, तो 3 से भाग कर दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 729 और बट्टे में आएगा 3। अब अगर 3 से आप 729 को भाग करते हैं तो ध्यान दीजिए 3 दूनी हो जाएगा 6, एक बचेगा, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, तो ये आ जाएगा 243। औसत आपका मिल जाएगा 243। ध्यान दीजिए विकल्प नंबर ए दिया गया आपको 243, सीधे सीधे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ध्यान दीजिए 20 नंबर में क्या कह रहा है कि स्टोर क्यू द्वारा मई माह में, ये क्वेश्चन मैंने जैसे पहले बताया था उसी तरह से करना। ध्यान दीजिए क्यू द्वारा मई में, ये हो गया क्यू के द्वारा मई में बेची गई पुस्तकों की संख्या ये है, और जुलाई में बेची गई पुस्तकों की संख्या ये है। सीधे सीधे क्यू द्वारा जो है मई में और जुलाई में बेची गई पुस्तकों की संख्या ये हो जाएगी। फिर कह रहा है कि स्टोर यस द्वारा, स्टोर यस ये आपका है, स्टोर यस के द्वारा मार्च में, देखिए यस के द्वारा मार्च में, मार्च कहाँ गया, ये हो गया, स्टोर यस के द्वारा मार्च तथा जून में बेची गई, तो मार्च हो गया और जून में हो गया। बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या का अंतर कितना है, मतलब क्यू के द्वारा जो बेची गई इनको जोड़िए और फिर यस के द्वारा जो बेची गई इनको जोड़िए और दोनों को घटा दीजिए, बस वही अंतर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो 20 नंबर है इसमें जो है पहले क्यू के द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या और फिर आप यस के द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या, दोनों का जो है ऐड कर लीजिएगा। तो क्यू के द्वारा जो बेची गई पुस्तकें हैं कितनी है, ध्यान दीजिए यहाँ पर अभी आपको जो क्वेश्चन में दिया गया था 197, 188, और यस के द्वारा 253 और 265, बस यही जोड़िए। सबसे पहले देखिए क्यू के द्वारा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 197 प्लस 188 दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग ये मान आएगा आपका 385, और यस के द्वारा जो बेची गई थी वो कितनी थी, 253, ये आप ग्राफ में देख लीजिए पीछे, ठीक है, टेबल में, और इसके अलावा 265, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 518। बस आपको इन्हीं दोनों का अंतर निकाल लेना है सीधे सीधे। ठीक है, अंतर जब भी निकालना होता है हमेशा बड़ी संख्या से छोटी वाली घटाते हैं, तो 518 से 385 आप यहाँ पर घटाएंगे तो 518 से 385 घटाने पर लगभग 133 आएगा। तो यहाँ पर जो है अब आपका 133 विकल्प नंबर डी में दिया गया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल में भी आपके जो भी आंकड़े दिए जाएंगे उन्हीं आंकड़ों के आधार पर आपको क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ग्राफ में जो है किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अलावा कितने तरीके के ग्राफ आते हैं, सब कुछ मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया है। अच्छे से आपको क्वेश्चंस को तैयार करना है। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अभी ऑन कर लीजिए ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, उस पर मैं पूरा डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद।